मूवी की शुरुआत गिवर नाम के एक लड़के से होती है जो एक खाली पड़ी इमारत की तस्वीरें खींच रहा होता है। गिवर एक कलाकार है जो अलग अलग कहानियों को अपनी ड्राइंग और एनिमेशन के जरिए लोगों को समझाता है। असल में उसे एक ऐसी शानदार कहानी की तलाश थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके, क्योंकि इस समय उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। इसी तलाश में गिवर एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग में पहुंचता है। ये जगह पहले से ही अपनी अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर है, क्योंकि आए दिन इस बिल्डिंग में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। अब अंदर जाते ही गिवर को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक बच्चा खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल वो बच्चा अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर गिवर को कुछ समझ नहीं आता। तभी कुछ देर बाद उसकी मुलाकात वहां के केयर टेकर से होती है। गिवर उससे इस जगह पर होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में पूछता है, जिस पर केयर टेकर उसे बताता है कि ये बिल्डिंग पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करती थी, पर एक दिन अचानक इस बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई और वो आग इतनी तेजी से फैली कि इस बिल्डिंग में मौजूद लोग बच्चों को छोड़कर भाग गए, जिस वजह से कई बच्चे उस आग की चपेट में आ गए और जिंदा जलकर मर गए। और तब से ही उन बच्चों की आत्मा इस जगह पर भटक रही है। इसके बाद केयर टेकर गिवर को कुछ कहानियां सुनाता है, जिसमें पहली कहानी एक राइटर की होती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम उसी राइटर को देखते हैं जिसके बारे में केयर टेकर बता रहा होता है। उस वक्त राइटर ने इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 504 को किराए पर लिया था। वो यहाँ शांति से अपनी नई किताब पूरी करने आया था, क्योंकि उसके घर में पत्नी और छोटे बच्चे की वजह से वो अपनी किताब ढंग से नहीं लिख पा रहा था। हालांकि राइटर के इस कदम से उसकी पत्नी काफी नाराज थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर अकेला यहाँ रहने क्यों आया है, लेकिन राइटर किसी भी कीमत पर अपनी किताब पूरी करना चाहता था। अब एक दिन जब वो अपनी किताब पर काम कर रहा था, तभी उसे अचानक अपने फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें इतनी साफ थी वो आसानी से उन्हें सुन पा रहा था, पर हैरानी की बात यह थी कि ये बिल्डिंग काफी समय से बंद थी, जिसके बारे में राइटर को नहीं पता था। अब राइटर जब कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है तो उसे नीचे वाले फ्लोर से बहुत सारे बच्चों के खेलने की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। इसलिए कुछ देर बाद राइटर इन आवाजों के बारे में उस डीलर से पूछने लगता है जिसने उसे अपार्टमेंट रेंट पर दिया था। डीलर उसे बताता है कि नीचे वाले फ्लोर पर कोई नहीं रहता। ये सुनकर राइटर को थोड़ा अजीब लगता है। डीलर राइटर से झूठ बोलते हुए कहता है कि अक्सर इस बिल्डिंग में कुछ बच्चे खेलने के लिए आते रहते हैं और हो सकता है जो आवाजें तुमने सुनी थी वो उन्हीं बच्चों की हो। अब डीलर ने राइटर से झूठ इसलिए कहा था क्योंकि हॉन्टेड होने की वजह से कोई भी इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट बुक नहीं करता था, और अगर ऐसे में वो राइटर को उन भूतिया बच्चों की कहानी बता देता तो शायद राइटर भी इस बिल्डिंग को छोड़कर चला जाता। अब बेचारे राइटर को इस बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो डीलर की बातों पर यकीन कर लेता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टेबल पर मौजूद नहीं है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस बुक पर वो काम कर रहा था उसकी सारी डिटेल उसी लैपटॉप में मौजूद थी। राइटर पूरे घर में लैपटॉप ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और जैसे ही राइटर दरवाजा खोलकर देखता है तो उसी समय उसका लैपटॉप ऊपर से नीचे गिर जाता है। साथ ही राइटर को वहां एक बच्चा अजीब तरीके से हाथों के बल भागता हुआ दिखाई देता है। बच्चे को ऐसे देखकर वो तुरंत बाहर जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये देखकर राइटर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, पर तभी उसे बच्चों के कई सारे जूते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर राइटर को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आकर राइटर उन सभी जूतों को बाहर फेंक देता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब रात के समय जब वो सो रहा होता है, पर तभी कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। राइटर जब दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिन जूतों को उसने बाहर फेंका था वो सभी दोबारा उसके दरवाजे के सामने रखे होते हैं। ये देखकर राइटर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो दोबारा सोने के लिए जाने लगता है। पर तभी दरवाजे पर दोबारा नॉक होती है, और इस बार जब राइटर दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने वही जले हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर राइटर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। इसी बीच उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखता है कि उन्हीं जले हुए बच्चों की आत्माएं छत से उल्टी लटकी हुई हैं, और अगले ही पल वो आत्माएं राइटर के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उसी वक्त राइटर की जान चली जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां गिवर केयर टेकर से पूछता है कि उस लेखक के साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन केयर टेकर उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि वो गिवर को एक अजीब सी बात समझाता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम किसे अपना बना रहे हैं। इसके बाद केयर टेकर अपनी दूसरी कहानी शुरू करता है, जो रूम नंबर 907 की होती है, और इस कहानी की मुख्य किरदार सुन नाम की एक खूबसूरत फार्मासिस्ट होती है, जिसने हाल ही में इस अपार्टमेंट को किराए पर लिया था, और राइटर की तरह उसे भी इस बिल्डिंग की सच्चाई नहीं पता थी। अब एक दिन जब वो अपना मेकअप कर रही होती है, तभी उसके कमरे में रखे रेडियो पर एक खबर आती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे की हत्या कर दी है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सुन इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो आसानी से किसी भी आदमी पर भरोसा ना करे, क्योंकि उसके पति ने भी उसे धोखा दिया था। लेकिन सुन अपनी माँ की बात नहीं मानती
असल में सुन पहले से ही एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में होती है जो शादीशुदा था, इसलिए वो अपनी माँ की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। अब उसी रात उसका बॉयफ्रेंड उसके अपार्टमेंट में आता है, जो काफी परेशान होता है। अपने बॉयफ्रेंड को परेशान देखकर सुन उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे कुछ समय तक यहीं छिपकर रहना होगा। ये सुनकर सुन उससे कहती है कि कुछ दिनों के लिए नहीं, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड काफी खुश हो जाता है। अब अगली सुबह जब सुन अपने काम पर जाती है, तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, जो सुन को उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि जिस आदमी की वो लोग तलाश कर रहे हैं, उसने अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे की हत्या कर दी है। ये सुनकर सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर पुलिस के सामने वो खुद को नॉर्मल रखती है और उन्हें बताती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती। ऐसा कहकर वो तुरंत अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। तभी उसे वॉशरूम में उसका बॉयफ्रेंड दिखाई देता है, जो मजे से नहा रहा था। अब इससे पहले कि सुन उसके पास जा पाती, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, इसलिए सुन दरवाजा खोलने चली जाती है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहां भी उसका बॉयफ्रेंड ही खड़ा होता है। ये देखकर सुन पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जब उसका बॉयफ्रेंड बाहर है तो अंदर वॉशरूम में कौन नहा रहा है। इसके बाद वो अपने असली बॉयफ्रेंड को अंदर बुलाती है और उसे वॉशरूम की तरफ इशारा करके उस आदमी को दिखाने लगती है, जो अभी भी नहा रहा था। दोनों मिलकर बाथरूम की तरफ देखते हैं तो अंदर सच में उसके बॉयफ्रेंड जैसा ही एक दूसरा आदमी मौजूद होता है। पर तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। सुन को उस आदमी के किए हुए अपराधों की भयानक झलक दिखाई देने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या उसी ने की थी। फिर अचानक कमरे की दीवारें खून से भर जाती है और बाथरूम में मौजूद वो डरावनी आत्मा सुन से कहती है कि उसने पहले ही मना किया था कि वो इस राज के बारे में किसी को कुछ ना बताए। और इसी खौफनाक पल के साथ स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है, यानी कि अब सुन भी मौत के घाट उतर चुकी थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां केयर टेकर गिवर को तीसरी कहानी सुनाता है और ये कहानी उसी डीलर की होती है जिसने राइटर को अपार्टमेंट नंबर 504 किराए पर दिया था। असल में वो डीलर अपार्टमेंट नंबर 708 में रहता था, जो कभी कभी अपनी पत्नी के साथ उस अपार्टमेंट में रहने आता था। पर एक दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा होता है तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि उसके सामने बैठी महिला उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि वो तो एक गुड़िया है जिसे डीलर अपनी पत्नी की तरह रखता है और अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करता है। असल में कुछ साल पहले डीलर की पत्नी मर चुकी थी, जिसके बाद डीलर ने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर उसी घर में छिपा दिया था। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खोता चला गया और अब उस गुड़िया को ही अपनी पत्नी समझने लगा था। अब वो खाना खा ही रहा था कि तभी सिंक से पानी बहने लगता है। डीलर पीछे मुड़कर देखता है तो सिंक से काफी गंदा पानी आ रहा था, इसलिए वो सिंक के पास जाकर देखने लगता है और तभी अचानक सिंक से उसकी पत्नी का हाथ बाहर निकलता है और खुद ही उस नल को बंद कर देता है। ये देखकर डीलर बुरी तरह से घबरा जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि डीलर फिर से उस गुड़िया के साथ खाना खा रहा होता है। तभी दोबारा सिंक से पानी निकलने लगता है और कुछ देर बाद जैसे ही डीलर सिंक की तरफ जाता है, तभी वो गुड़िया अचानक नीचे गिर जाती है। डॉल को देखने के बाद डीलर जब दोबारा सिंक की तरफ देखता है तो इस बार उसे वहां अपनी मरी हुई पत्नी की भयानक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और बाहर से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पत्नी की लाश प्लास्टिक से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही हो। इन सब से डीलर बहुत ज्यादा डर गया था और डर की वजह से वो खुद को छिपाने की कोशिश करने लगता है। पर इससे पहले कि वो खुद को छिपा पाता, उससे पहले ही वहां वो गुड़िया आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां गिवर केयर टेकर से उस डीलर के बारे में पूछता है, जिस पर केयर टेकर बताता है कि वो डीलर अभी भी जिंदा है। ये सुनकर गिवर उस डीलर से मिलने जाता है ताकि वो ये जान सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वहां जाकर गिवर देखता है कि डीलर उस हादसे में बच तो गया था, लेकिन उसके दोनों हाथ कट चुके थे। ऐसा हो सकता है कि उस दिन उस बुरी स्पिरिट ने डीलर के हाथ काट दिए हो ताकि वो दोबारा कुछ गलत काम ना कर सके। गिवर जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो डीलर अजीब अजीब बातें करने लगता है। कभी वो पेड़ के बारे में बोलता तो कभी चर्च का जिक्र करता। गिवर को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो वहां से चला जाता है और अपनी उन तीनों कहानियों को लेकर अपने पब्लिशर के पास जाता है। पब्लिशर जब उसकी कहानी सुनता है तो उसे वो कहानियां काफी अच्छी और डरावनी लगती है, लेकिन उसका कहना था कि ये कहानियां बहुत छोटी हैं, अगर गिवर इन्हें और बड़ा करेगा तभी उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब क्योंकि गिवर को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो दोबारा उसी बिल्डिंग में जाता है और केयर टेकर से कहता है कि उसे और कहानियां चाहिए, जिस पर केयर टेकर साफ मना कर देता है कि उसे इस बिल्डिंग से जुड़ी जो भी कहानियां पता थी उन्हें वो पहले ही बता चुका है और अब इस बिल्डिंग से जुड़ी और कहानी नहीं जानता, इसलिए अब गिवर को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर गिवर उदास हो जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो केयर टेकर से कहता है कि मुझे यकीन है कि आपको अभी और भी बहुत सी कहानियां पता है और वो उन कहानियों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अब जैसे ही केयर टेकर उसकी बात सुनता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है
और यहीं उसकी कही हुई बात याद आती है कि किसी चीज की इच्छा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी इच्छा ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। अब केयर टेकर उसे चौथी कहानी सुनाना शुरू करता है, जो रूम नंबर 604 की कहानी होती है। ये कहानी टोंग नाम के एक लड़के की होती है, जो पढ़ाई के लिए विदेश गया था, लेकिन एग्जाम में फेल होने की वजह से वो वापस कोरिया आ गया था। पर क्योंकि वो अपने फेल होने की खबर अपने पेरेंट्स को नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उनके पास जाने की बजाय अपने दोस्त के घर रहने आ गया था। जिम भी टोंग को देखकर काफी खुश होता है। अब कुछ देर बाद जिम टोंग को खाने के लिए बुलाता है। टोंग जब चेयर पर बैठता है तो तभी उसकी नजर जिम के फेस पर पड़ती है, क्योंकि उसके चेहरे पर कई सारे दाने और घाव जैसे निशान थे। इसके अलावा घर में रखा पूरा खाना सड़ा हुआ होता है, लेकिन जिम उसे ऐसे खा रहा था जैसे वो बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट खाना हो। अब ये चीज टोंग को काफी अजीब लगती है, पर उस समय वो जिम से कुछ नहीं कहता। और कुछ देर बाद जब जिम अपने काम पर चला जाता है तो टोंग फ्रिज से कुछ खाना निकालने लगता है। पर जैसे ही वो फ्रिज खोलकर देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि फ्रिज में रखा लगभग सारा खाना सड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसका दोस्त काफी समय से यही खराब खाना खा रहा था। ये सारी चीजें टोंग को अजीब लगती है, क्योंकि जिस तरह से फ्रीज सड़ा हुआ था उसी तरह जिम का पूरा घर भी बेहद गंदा था। ये देखकर टोंग परेशान हो जाता है और घर की सफाई करने लगता है, क्योंकि वो इतनी गंदगी में नहीं रह सकता था, इसलिए वो पूरे घर को क्लीन कर देता है। अब रात में जब उसका दोस्त घर लौटता है और अपने घर को साफ सुथरा देखता है तो वो टोंग पर बुरी तरह से भड़क जाता है और टोंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसके माता पिता की चीजों को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहकर वो टोंग को धक्का देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर टोंग को यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है, इसलिए वो बिना देरी किए तुरंत अपना बैग पैक करके वहां से जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे फिर से वही गंदी बदबू आने लगती है। और जैसे ही वो दोबारा घर को देखने लगता है तो अगले ही पल उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस कमरे को उसने कुछ देर पहले पूरी तरह साफ किया था वो फिर से बिल्कुल पहले जैसा गंदा हो चुका था। उस कमरे को देखकर लग रहा था जैसे वहां कभी सफाई हुई ही ना हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टोंग जब ये सब चीजें देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाने की तैयारी करता है। पर तभी अचानक जिम वहां आ जाता है और जैसे ही जिम अपने चेहरे से हाथ हटाता है तो उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका होता है और उस पर भी काला फंगस फैल चुका होता है। ये देखकर टोंग बुरी तरह से डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि उसका दोस्त तो पहले ही मर चुका है, इसलिए एक धीरे धीरे अपने पैर पीछे हटाने लगता है। लेकिन तभी उसी तस्वीर के अंदर से काले फंगस से ढके कई हाथ बाहर निकलते हैं और टोंग को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं और देखते ही देखते कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसका साफ मतलब था कि टोंग भी इस भयानक घर का शिकार बन चुका था। और इसी के साथ चौथी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां कहानी सुनने के बाद गिवर केयर टेकर से पूछता है कि आखिर इस बिल्डिंग को किसने बनवाया था, जिस पर केयर टेकर उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन गिवर कहता है कि उसने सुना है कि इस बिल्डिंग को किसी कल्ट के लोगों ने बनवाया था। ये सुनकर केयर टेकर गिवर को एक दूसरे कमरे की चाबी देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो वो खुद जाकर पता कर ले। अब सच्चाई जानने के लिए गिवर भी चाबियां लेकर रूम नंबर 1504 में आ जाता है। गिवर जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहां एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है, इसलिए गिवर उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है। अब ये रिकॉर्डिंग उसी केयर टेकर की होती है जिसने गिवर को वो कहानियां सुनाई थी। अब गिवर उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम गिवर की गर्लफ्रेंड रोसी को देखते हैं, जिसका आज जन्मदिन होता है, पर क्योंकि गिवर आज भी उसके बर्थडे पर वहां नहीं आया तो रोसी उससे थोड़ी नाराज होती है। इसी दौरान उसकी नजर गिवर की उन टैप रिकॉर्डिंग पर पड़ती है जिनमें गिवर ने पहली 3 कहानियों को रिकॉर्ड किया था। पर रोसी जब उन रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है तो वो गिवर के लिए परेशान होने लगती है, क्योंकि उन रिकॉर्डिंग में सिर्फ गिवर की आवाज सुनाई दे रही थी और गिवर जिस केयर टेकर का इंटरव्यू ले रहा था उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं होती। रिकॉर्डिंग सुनकर रोसी समझ जाती है कि गिवर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो बिना देरी किए तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाती है। वहीं हम फिर से गिवर को देखते हैं, जो अभी भी उस रूम में केयर टेकर की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिसमें केयर टेकर कहता है कि अगर गिवर ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वो सच जानना चाहता है, इसलिए अब वो उसे पूरी सच्चाई बताएगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें केयर टेकर की कहानी दिखाई जाती है। वो बताता है कि वो यहाँ केयर टेकर बनकर नहीं आया था, बल्कि वो तो अपने दोस्त के साथ यहाँ चोरी करने आया था। केयर टेकर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा होता है, जहाँ उसका दोस्त बताता है कि इस बिल्डिंग को किसी कल्ट के लोगों ने बनाया था, जिसके बाद उन्होंने अपना खजाना इस बिल्डिंग के रूम नंबर 1504 में छिपा दिया था, जो अब भी इस बिल्डिंग के उसी कमरे में मौजूद है। ये सुनकर केयर टेकर अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, क्योंकि उन दोनों को पैसों की सख्त जरूरत थी। कुछ देर बाद वो दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें कल्ट के लीडर की डेड बॉडी मिलती है, जो देखने पर काफी डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसके पैरों में कुछ धार्मिक वस्तुएं बांधी गई थी। उसके ऊपर भी एक खास धार्मिक कपड़ा रखा हुआ था। अब ये सब देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए उसका दोस्त वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन केयर टेकर उसकी बात नहीं मानता,
क्योंकि उसे कैसे भी करके पैसे चुराने थे। तभी उसे लीडर के मुंह के अंदर एक चाबी मिलती है। केयर टेकर बिना सोचे समझे उसे उठा लेता है और उसकी मदद से अलमारी खोल देता है। और जैसे ही अलमारी खुलती है तो उसके अंदर ढेर सारा पैसा देखकर उनकी आंखें चमक उठती है। इतने सारे पैसों को देखकर वो दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं और बैग में पैसे भरने लगते हैं। पर तभी उसके दोस्त को पीछे से किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद जब वो दोबारा केयर टेकर की तरफ देखता है तो केयर टेकर वहां से गायब हो चुका होता है। ये देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने लीडर की डेड बॉडी खड़ी होती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि पैसों के लालच में उन्होंने अनजाने में कल्ट के लीडर को जिंदा कर दिया है। इसलिए वो बिना पैसे लिए वहां से भाग जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला होता है कि तभी केयर टेकर भी वहां आकर बैठ जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि वो कहाँ गायब हो गया था, जिस पर केयर टेकर उसे कुछ नहीं बताता। इसी बीच उसकी नजर केयर टेकर के पैरों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है। इसलिए वो गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि तभी वो शैतानी शक्ति केयर टेकर के दोस्त को जान से मार देती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां गिवर अब सारी सच्चाई समझ चुका था। इसलिए वो उसी अलमारी में जाकर छिप जाता है जहां पहले केयर टेकर को पैसे मिले थे। तभी वही नकली केयर टेकर वहां पहुंचता है और गिवर से कहता है कि उसके साथ बिताया समय बहुत अच्छा था और वो उसे जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे अपना रूप बदलकर गिवर जैसा दिखने लगता है। अब ये देखकर असली गिवर बुरी तरह से चौंक जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में इस मेंशन के पास मौजूद चर्च के लोगों को पता चल गया था कि यहाँ एक खतरनाक कल्ट रहता है जो शैतानी शक्ति की पूजा करता है, और उन्हीं चर्च के लोगों ने उस कल्ट के पूरे ग्रुप को मार दिया था और इस पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी थी, जिसके बाद उस कल्ट के लीडर की डेड बॉडी को रूम नंबर 1504 में बंद कर दिया था। साथ ही उसके शरीर पर धार्मिक वस्तुएं और ऐसे बंधन लगाए गए थे जिनकी वजह से वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता था। लेकिन पैसों के लालच में केयर टेकर ने उस कमरे को खोल दिया और अनजाने में उस दुष्ट शक्ति को आजाद कर दिया। पर क्योंकि उस लीडर की आत्मा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, जिस वजह से वो शैतानी शक्ति अब किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी। इसी वजह से मूवी में दिखाई गई अलग अलग डरावनी घटनाओं के पीछे असल में उसी कल्ट लीडर की शैतानी आत्मा का हाथ था। वहीं दूसरी तरफ गिवर अभी भी उसी अलमारी के अंदर छिपा हुआ था, लेकिन अब उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है और गिवर को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे गिवर दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो काफी अजीब होती है और अचानक उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है। ये देखकर रोसी समझ जाती है कि उसके सामने गिवर नहीं बल्कि वही शैतानी शक्ति है जिसने बाकी लोगों को मारा था। पर क्योंकि इस बिल्डिंग से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता था, तो रोसी भी अब इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाएगी। अब रोसी और गिवर के साथ क्या हुआ, क्या वो दोनों भी बाकी लोगों की तरह मारे गए या दोनों बचकर वापस आ गए, ये सब हमें दिखाया नहीं जाता। और इन्हीं सस्पेंस सवालों के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से इस मूवी का एंड कैसा होना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और हॉररफुल मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।